गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण और शिक्षा। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण को समझने के लिए हमें पहले बहुसंस्कृतिकरण को समझना होगा कि जिसके अंतर्गत विविध संस्कृतियों को देखा, समझा और परखा जाता है। बहुसंस्कृतिकरण के अंदर विविधतापूर्ण संस्कृतियों को की समानताओं, उनकी विशेषताओं, उनके उपयोगी पक्षों को स्वीकार करना, उनके बारे में मतलब कि एक्सेप्ट कर लेना की जो प्रक्रिया है वो बहुसंस्कृतिकरण है। अब आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण, क्योंकि यहाँ पर आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण का मतलब ये हो गया कि विविध संस्कृतियों की गुण दोषों को देखना, उनकी विशेषताओं को देखना, उनके संश्लेषण विश्लेषण करके और उनके बारे में सही जानकारी या सही तथ्यों को सामने को समझने का प्रयास करना। अब क्योंकि यह भी एक तरह से कहा जाए कि एक जो पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है बहुसंस्कृतिकरण की विचारधारा का निर्माण करना, क्योंकि आलोचनात्मक दृष्टिकोण का होना हर बालक के लिए बहुत अनिवार्य है। जब आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात की जाती है तो उसके अंतर्गत गुण दोष, उसकी संश्लेषण विश्लेषण की समस्त क्रियाओं को देखकर और उसके बारे में एक सही निष्कर्ष या निर्णय निकाला जाता है। तो भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ की विविध संस्कृतियों का अस्तित्व है, विविध संस्कृतियाँ यहाँ पे अस्तित्व में हैं, जिसकी वजह से एक तरह से कहा जाए कि कई बार सांप्रदायिकता का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, कहीं सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर टकराव देखने को मिलता है। तो एक कहा जाए कि एकता को स्थापित करने में ऐसा माना जाता है। हालांकि जो आलोचक हैं उनका कहना ये है कि बहुसंस्कृतिकरण की जो व्यवस्था है यह सामाजिक एकता को समाप्त करने की एक जो व्यवस्था है या इससे उस चीज़ को खतरा या समाप्त हो सकती है। तो इसी आधार पर कि बहुसंस्कृति के शिक्षा के माध्यम से बालकों को जो है एक तार्किक क्षमताओं का विकास किया जाए, जिससे कि सांस्कृतिक विविधताओं को समझ सके, एक दूसरे की संस्कृति को अपना सके, स्वीकार कर सके और कहा जाए कि राष्ट्रीय एकता में सहयोग प्रदान कर सके। कुछ इसी उद्देश्य से बहुसंस्कृतिकरण की बात चर्चा की जाती है। यहाँ पर हम प्रोफेसर एस के दुबे की एक परिभाषा के आधार पर बहुसंस्कृतिकरण, आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण को समझेंगे। प्रोफेसर एस के दुबे। एस के दुबे के अनुसार आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक परंपराओं एवं गतिविधियों सांस्कृतिक परंपराओं और गतिविधियों के संश्लेषण एवं विश्लेषण संश्लेषण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया है। जिसमें व्यक्ति एवं समाज के सभी पक्ष, जिसमें व्यक्ति एवं
समाज के सभी पक्ष की समीक्षा की जाती है। पक्षों की समीक्षा की जाती है। समीक्षा की जाती है। समीक्षा सामाजिक, आधुनिक और उपयोगिता। समीक्षा सामाजिक, आधुनिक एवं उपयोगिता के संबंध में उपयोगिता के संदर्भ में उपयोगिता के संदर्भ में की जाती है तथा एकता एवं समग्रता के दृष्टिकोण का समग्रता के समग्रता के दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। ठीक है। अगर हम एस के दुबे की इस परिभाषा को देखते हैं तो उन्होंने आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण को बहुत ही स्पष्ट रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण सांस्कृतिक परंपराओं और गतिविधियों का संश्लेषण, यानी कि बहुसंस्कृतिकरण निश्चित है कि हम संस्कृति की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें सांस्कृतिक परंपराओं और गतिविधियों का संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया की मतलब प्रक्रिया है। ठीक है ना। यानी कि इसमें जो संस्कृतियां हैं उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, मूल्य हैं, उनका विश्लेषण और संश्लेषण और विश्लेषण का कार्य किया जाता है आलोचनात्मक बहुसंस्कृति। क्योंकि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, हमको उसके गुण और अवगुण दोनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम सही आलोचना या उसकी क्रिटिसिज्म दे सकते हैं। इसीलिए आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण में किसी भी संस्कृति के परंपरा और गतिविधियों का संश्लेषण विश्लेषण की प्रक्रिया है। ठीक है ना। और जिसमें व्यक्ति और समाज के सभी पक्षों, यानी कि इसमें केवल ना तो समाज आता है और ना ही केवल व्यक्ति आता है, बल्कि दोनों ही तत्व इसके अंदर उपस्थित होते हैं। क्योंकि समाज का एक हिस्सा है व्यक्ति और व्यक्तियों से ही मिलकर समाज बनता है। इसीलिए अगर हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से संश्लेषण या विश्लेषण करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें हर चीज, क्योंकि हम विश्लेषण के अंदर एक एक भाग में विभाजित करके और किसी चीज को देखते हैं, तो उसी तरह से अगर हम किसी संस्कृति के विश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं तो निश्चित है कि संस्कृति किसी समाज की होती है और समाज का सदस्य व्यक्ति एक इकाई है या एक सदस्य, तो हमें उसको भी एक पक्ष के रूप में वहां पर समझना या देखना होगा कि पक्ष की समीक्षा, अब इसकी समीक्षा की जाती है कि क्या इनमें क्या चीज है, कौन से गुण है, कौन से मूल्य हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। अब ये किस पक्ष में देखी जाती है? सामाजिक, आधुनिक और उपयोगिता। यानी कि संस्कृति, समाज के बिना संस्कृति का विकास नहीं है, उसका अस्तित्व, और एक संस्कृति के बिना समाज का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए
जब हम संस्कृति के विभिन्न पक्षों यानी कि व्यक्ति और समाज के सभी पक्षों के बारे में देखना चाहते हैं तो हमें उसमें किन किन की समीक्षा करनी होगी। एक तो सामाजिक यानी कि उनकी सामाजिक व्यवस्था, ढांचा, प्रक्रिया, मूल्य जो भी है उनका। आधुनिक यानी कि वर्तमान के आधुनिक जो है, जो नवीन निरंतर परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया है, जो नवीनता को सम्मिलित करती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में एक नवीन धारा को प्रवाहित करती है। और उपयोगिता यानी कि उसकी उपयोगिता है या नहीं है। इन चीज़ों में 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं कि समाज जिस पर संस्कृति का अपना वर्चस्व है या संस्कृति जिस पर आधारित है। दूसरा आधुनिकता, क्योंकि आवश्यकता, समय, काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आधुनिकता इसका समर्थन करता है या आधुनिकता उसका एक कारक है। फिर उपयोगिता, ये परिवर्तन या जो कुछ भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं क्या वे उपयोगी है भी या नहीं है, इन सभी के संदर्भ में इसकी समीक्षा की जाती है तथा एकता एवं समग्रता के दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। यानी कि आलोचनात्मक जो हम समीक्षा करते हैं बहुसंस्कृतिकरण की, उसमें क्या है, एकता और समग्रता, यानी कि एकता की भावना का और समग्रता की, संपूर्णता की भावना का जो है विकास हो, इस दृष्टिकोण का विकास हो, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। अर्थात कि आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण के अंदर सांस्कृतिक पक्ष, किसी भी समाज या व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष का संश्लेषण, विश्लेषण करके उसकी सामाजिक, आधुनिक और उपयोगिता के दृष्टिकोण से समीक्षा की जाती है और फिर उसके आधार पर एकता और समग्रता के विकास का प्रयास किया जाता है, वही बहुसंस्कृतिकरण है। अब बात आती है कि बहुसंस्कृतिकरण की जब हम बात कर रहे हैं, इसकी आलोचनात्मक हम इसको समझ रहे हैं, तो शिक्षा इसमें, क्योंकि शिक्षा हर चीज के किसी भी परिवर्तन के लिए सशक्त साधन शिक्षा को माना जा सकता है, क्योंकि शिक्षा जो है वह बालक की जो चिंतन करने, समझने, सोचने की जो प्रक्रिया है उसको एक दिशा प्रदान करने का कार्य करती है। तो आज अगर हम विविधतापूर्ण सांस्कृतिक वातावरण के अंदर बहुसांस्कृतिक विचारधाराओं का विकास करना चाहते हैं और किसी भी एकता की भावना का स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें बहुत विविध संस्कृतियों के अलग अलग पक्षों को समझना होगा। उनमें समानता के जो पक्ष हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना होगा, तभी एक दूसरे के प्रति सम्मान या आदर की भावना विकसित हो सकती है। तो इस कार्य को शिक्षा बखूबी कर सकती है, इसीलिए शिक्षा का इसमें क्या योगदान है। तो इसकी विशेषताओं को हम समझेंगे कि आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण की विशेषताएं क्या है, क्योंकि इसको समझे बिना हमको शिक्षा को किस तरह से इसमें कार्य करना चाहिए उस चीज का हम स्पष्टीकरण नहीं कर सकते। तो सबसे पहला बहुसंस्कृतिकरण, आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण की सबसे पहली विशेषता है कि यह संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। संश्लेषण की प्रक्रिया है, ठीक है, निश्चित है। और दूसरा इसमें आ जाता है विश्लेषण की प्रक्रिया है। हमने अभी परिभाषा में देखा ही था कि बहुसंस्कृतिकरण में संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, क्योंकि जब तक अलग अलग भागों में देखकर हर एक की अपनी एक विशेषता, गुण दोषों को नहीं देखा जाएगा, तब तक हम समग्र के गुण दोषों को नहीं समझ पाएंगे। और समग्र के गुण दोषों को समझने के लिए अनिवार्य है कि पहले विश्लेषण किया जाए, उसके बाद में, क्योंकि परिवर्तन होना अनिवार्य है, तभी संश्लेषणात्मक प्रक्रिया को स्थान दिया जाता है, उसकी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। फिर गुण दोषों का विभाजन, गुण दोषों का विभाजन। अगली विशेषता है गुण दोषों का विभाजन, यानी कि इसके माध्यम से जो विविध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, संस्कृतियां, उनके गुण और दोषों को विभाजन किया जाता है, उसको देखा जाता है। फिर एकता की प्रक्रिया, क्योंकि यह एकता की प्रक्रिया को दिशा देने का कार्य करती है, यानी कि इसके माध्यम से एकता की प्रक्रिया को जो बहुसंस्कृति, आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण है, वह एकता के विकास में सहयोग करती है, जैसे कि हमने एस के दुबे की परिभाषा में देखा। फिर बाद में सहसंबंध की प्रक्रिया,
सहसंबंध की प्रक्रिया, क्योंकि एक संस्कृति का अपना अस्तित्व उस पर दूसरी संस्कृति का प्रभाव पड़ता ही है, यानी कि उसके अस्तित्व में दूसरे का कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान होता है। जैसे कि हम ज्ञान के लिए कहते हैं कि ज्ञान एक है, हमने अपनी सुविधा के अनुसार उसे अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो हम अगर किसी एक चीज़ को समझना चाहते हैं तो हमें आसपास के सारे अन्य जितने भी पक्ष हैं उनको समझना होगा। वही चीज़ है कि हम यहाँ सहसंबंध की प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है। फिर बाद में आता है सांस्कृतिक ज्ञान के विस्तार की प्रक्रिया। सांस्कृतिक ज्ञान के विस्तार की प्रक्रिया, ये सांस्कृतिक ज्ञान के विस्तार की प्रक्रिया है, क्योंकि बहुसंस्कृतिकरण की जो इसकी विशेषता आलोचनात्मक, ये विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य करती है, क्योंकि आलोचनात्मक विचारधारा का उसमें तर्कपूर्ण विचारधारा का निर्माण करना होता है। इसी कारण से सांस्कृतिक ज्ञान में विस्तार होता है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों को समझने पढ़ने का अवसर मिलता है। फिर सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार, क्योंकि इसमें विभिन्न गुण दोषों को देखा जाता है, उसके आधार पर जो दोष नजर आते हैं उन दोषों में क्या सुधार होना चाहिए उसको समझने का अवसर मिलता है, इसीलिए यह सामाजिक सुधार का कार्य भी करता है। फिर बाद में आता है शैक्षिक सुधार की प्रक्रिया। शैक्षिक सुधार की प्रक्रिया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर निरंतर रूप से संश्लेषण विश्लेषण गुण दोषों की प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए जो नवीन सुधार, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार जो परिवर्तन है उनका होना अनिवार्य, अर्थात यह शैक्षिक सुधार में भी सहयोग प्रदान करती है कि कब किसकी परिवर्तन की आवश्यकता है, उस चीज़ को समझना आसान होता है। फिर बाद में है सांस्कृतिक सुधार। सांस्कृतिक सुधार की प्रक्रिया है, निश्चित है कि गुण दोष देखा जाता है, तो जहां परिवर्तन की आवश्यकता है, जहां सुधार की आवश्यकता है, उन पक्षों को स्पष्ट रूप से देखने समझने का अवसर मिलता है और पता चलता है कि किस तरह से क्या परिवर्तन किया जाना अनिवार्य है। उसके बाद में है वैश्वीकरण की प्रक्रिया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया, ठीक है ना, क्योंकि हम विविध धर्म संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, उसका संश्लेषण विश्लेषण करके उसके गुण दोषों को जानते हैं, समझते हैं, उसके हर परिपक्ष में उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो जिससे वैश्विक स्तर पर विभिन्न संस्कृतियों को समझने का मौका मिलता है और इसीलिए यह एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भागीदार बन सकता है, यह सहयोगी है। फिर विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया, यह अगली बात जो इसमें है, यह विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि यह निरंतर विकास की दिशा प्रदान करने का कार्य करती है, क्योंकि इसमें परिवर्तनों को आधुनिक दृष्टिकोण से परिवर्तनों को स्वीकार किया जाता है या उसको दिशा प्रदान की जाती है। इसीलिए क्योंकि जो बुराई है या जो दोष है वो दोष विकास के लिए बाधा उपस्थित करते हैं, अर्थात इन बाधाओं को दूर करके विकास की प्रक्रिया को तीव्रता लाने का कार्य भी इसके माध्यम से होता है। फिर है सकारात्मक परिवर्तन। सकारात्मक परिवर्तन का कार्य बहुसंस्कृतिकरण की आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण की विशेषता है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी परिवर्तन की दिशा को देखा जाता है वह सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा समझा जाता है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको प्रश्न करना है या आज टॉपिक को कल पूरा करके फिर हम
होमवर्क देंगे, तो उसी आधार पर अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, घर से बाहर ना निकलें। जब भी अगर बहुत अधिक आवश्यकता हो और घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो मुंह पर डबल मास्क लगाएं। आप घर पे भी अगर किसी अन्य व्यक्ति से मिलते हैं तब भी मास्क लगाकर मिलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।